सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित सीरीज चलाई हुई है जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग और कोठारी आयोग। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी पता भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको जिनको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को हुआ था, लेकिन ये उस समय पे औपचारिक तौर पे गठन किया था उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। इस नाम को भी आप याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका औपचारिक तौर पे गठन किया गया था, UGC का 28 दिसंबर 1953 को, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद 1956 में संसद में एक विशेष विधेयक पारित किया गया जिसके द्वारा इसको वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया या सांविधिक संगठन का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 28 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ और 1956 को संसद में एक विशेष विधेयक पारित किया गया और उसके बाद इसको वैधानिक निकाय का दर्जा मिला, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो राधा कृष्णन आयोग है उसी ने UGC की संस्तुति करी थी। राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 में गठित हुआ था, उसने ये संस्तुति दी थी कि भैया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि UGC किसकी संस्तुति पर बना? राधा कृष्णन आयोग की, ठीक है ना। तो ये चीज तो हो गई क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके टोटल कार्यालय कितने हैं? इसके क्षेत्रीय कार्यालय टोटल 6 हैं। कितने कार्यालय हैं? 6 हैं। पहला पुणे में है, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों, बारी आती है इनके अध्यक्ष की। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर। ओके, शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ओके, और इनको भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनकी और अगर हम बात करें तो देखिए, आपने CSIR का नाम तो सुना ही है ना, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना में भी ये महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था और इसके अलावा इसके प्रथम महानिदेशक भी ये थे, ठीक है ना। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर, और इनको भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे भारतीय। CSIR की स्थापना में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रथम महानिदेशक भी वहां के रहे हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में इसके UGC के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह यानी DP सिंह। कभी ऐसा भी नाम आ जाता है, प्रोफेसर DP सिंह, ठीक है ना। प्रोफेसर DP सिंह आपके अभी 2017 से, हम कह सकते हैं ये अभी 2017 से इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये अगर हम इनकी बात करें तो NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक भी ये रह चुके हैं, ठीक है ना। और इससे पहले विश्वविद्यालयों के कुलपति भी ये रह चुके हैं, ठीक। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई प्रथम कौन था और अभी कौन है, ठीक। और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ओके, देखिए दोस्तों, अब इसके बाद करते हैं संगठन की। संगठन में इसके जब ये शुरुआत में बना था तो इसमें 12 सदस्य होते थे, ठीक है ना। 12 सदस्य कौन कौन थे? एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, 2 केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारी, 4 विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, ओके, एक कृषि वाणिज्य उद्योग में से कोई एक,
ठीक है ना, इनके क्षेत्र के एक्सपर्ट, या एक इंजीनियरिंग, कानून, आयुर्विज्ञान में से, या एक विश्वविद्यालय के कुलपति या ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, और एक उपरोक्त किसी में भी एक क्षेत्र से, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितने सदस्य बनेंगे? 12 सदस्य बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1974 और 1977 में, ध्यान रखना ये दो डेट को आप, एक हो गई 1974 और एक हो गई 1977। तो 1974 और 1977 के बाद संगठन में 18 सदस्य हो गए, यानी इन्होंने 6 सदस्य और जोड़ दिए। अब 6 सदस्य कहाँ कहाँ से आए? देखिए, 2 सदस्य तो आ गए महाविद्यालय के प्राध्यापक, ठीक है, एक इन्होंने लिया माध्यमिक क्षेत्र से, एक लिया इन्होंने ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ, ठीक है ना, एक कोई जो भी आपके ग्रामीण में जो उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ होते हैं उनमें से कोई एक, ठीक है ना, एक लिया औपचारिकेतर शिक्षा का विशेषज्ञ, ठीक है ना, और एक जो होता है इसमें पदेन सदस्य, जो अपने पद के कारण इसका सदस्य रहेगा, जो कि पहले होता था योजना आयोग का सचिव, अब तो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का सचिव इसको होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि संगठन में टोटल कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं, ठीक है ना। और पुनर्गठन के बाद अब संगठन में 18 सदस्य, पुराने में 12 सदस्य थे, अब कितने हैं? 18 सदस्य हैं, ठीक है ना। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मुख्य कार्यों की, ठीक। वैसे तो आप जानते होंगे कि केंद्र सरकार का यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके मुख्य कार्यों को मैंने अच्छे से इस तरीके से कैटेगराइज किया है, और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको और बेटर वे में समझ सके। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि शिक्षा के सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये अपने कोष से धनराशि का वितरण भी करता है, यानी अनुदान भी देता है, ठीक है ना। इसके अलावा नवीन विश्वविद्यालय, जैसा कि मैंने अभी बोला, नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में यह केंद्र सरकार को राय देता है, ठीक है ना, यह सरकारों को राय देता है। और एक ये किसकी तरह काम करता है? विशेषज्ञ संस्था के रूप में भी परामर्श देता है, ठीक है ना। उच्च शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, विकास में इसकी क्या भूमिका है, शिक्षकों के विकास में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या कार्य करते हैं? देखिए, सबसे पहले इनका काम है मानक निर्धारण। मानक निर्धारण का मतलब यह है कि जो आपके विश्वविद्यालय या विद्यालयों के स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है ना, और उसमें एक तरीके से ये समन्वयकारी की भूमिका निभाता है, यानी आपस में कोऑर्डिनेशन, जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, उसका काम ये करता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या काम करता है? जैसे भाई विद्यालय महाविद्यालयों में अनुसंधान कार्य चलते हैं, उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। कैसे मदद करेगा? अनुसंधान कार्यों को वित्त प्रदान करेगा, अनुदान प्रदान करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से उच्च एवं विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना है, ठीक। पाठ्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना, उसकी पुनर्संरचना करनी है, ठीक है ना। और जैसे विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो जैसे हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, उनसे विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराना, ठीक। और विश्वविद्यालय में जितने भी विभाग हैं, पर्याप्त विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम चलाना। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? उच्च शिक्षा में अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसके बाद विकास में इसकी क्या भूमिका रहती है? जैसे सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान है, कला है, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए ये अनुदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और महाविद्यालयों में क्या भूमिका इनकी? जैसे इनको ये महाविद्यालयों को विशेष सहायता देते हैं, ठीक। यूजी पीजी के अध्ययन के विकास के लिए भी सहायता देते हैं, ठीक। जो स्वायत्तशासी महाविद्यालय होते हैं उनके विकास हेतु भी ये सहायता प्रदान करते हैं। अब इसके बाद शिक्षकों के विकास में इसकी क्या भूमिका है? शिक्षकों के विकास में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। देखिए, संगोष्ठी का आयोजन करना, संगोष्ठी मतलब सेमिनार, परिचर्चा, डिबेट, कार्यशालाएं, वर्कशॉप आयोजन करना, पाठ्यक्रम के सम्मेलन करना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेट का एग्जाम होता है, आप जानते हैं नेट का एग्जाम कौन करवाता है, उसके लिए भी आप यूजीसी करवाता है, ठीक है ना, ये सब आपको चीजें पता है। और राष्ट्रीय भाषण माला, राष्ट्रीय सहभागिता, ठीक है ना, सहभागिता से आपको क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उनको जब आपको सहभाग करने का जब मौका मिलता है नेशनल लेवल पे, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनकी जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। शैक्षिक फेलोशिप, ओके,
शिक्षा में अगर आपको फेलोशिप देनी है, जैसे कि हम जानते हैं भाई रिसर्च फेलोशिप मिलती है, ठीक। यात्रा अनुदान, जब ये यात्रा में जाते हैं तो वहां भी इनको अनुदान मिलता है, ठीक। इसके अलावा भी जैसे इन्होंने छात्रों के हितों में बहुत से आप अनुदान ये करता है यूजीसी, ठीक है ना। जैसे पत्राचार पाठ्यक्रम में, प्रौढ़ शिक्षा में, अनवरत शिक्षा के विकास में इसकी भूमिका है। अनवरत का मतलब है कि कंटिन्यूस शिक्षा रहे, ठीक। एससी एसटी यानी आप जानते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति में उच्च शिक्षा के विकास में भी ये बहुत भूमिका निभाता है। और महिला शिक्षा हेतु भी ये प्रोत्साहन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में इतना ही है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिलेटेड उनको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।